गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की लेक्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आने वाला एक छोटा सा टॉपिक है। ये जो टॉपिक है बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। आपको प्रैक्टिस से ज्यादा इस टॉपिक में आपको लेक्चर की जरूरत है, लेक्चर नोट की जरूरत है। तो आपको क्या करना है, आपको क्लास के बीचों बीच पॉज करके नोट्स लिख के जाना है। तो बच्चों बिना कोई देरी हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को छोटा सा रिविजन करते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। ये जो है पहले माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था और उसने पहले यूज किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इनका कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। माइकल फैराडे ने ये पहले इंट्रोड्यूस किया था। तो बच्चों इनका 6 प्रॉपर्टीज है और ये 6 जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला जो प्रॉपर्टी है वो है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव या इंफिनिटी से जनरेट होते हैं और नेगेटिव या इंफिनिटी में टर्मिनेट होती है। दैट इज, देख लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से जनरेट होती है और नेगेटिव में टर्मिनेट। और अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से जनरेट होती है और इंफिनिटी में टर्मिनेट होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, तो ये इंफिनिटी से जनरेट होती है और नेगेटिव में टर्मिनेट होती है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect with each other, never intersect with each other। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये जो अगर 2 हो या 4 हो, ये एक दूसरे के साथ ऐसा इंटरसेक्ट नहीं होगा, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होगा। और तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never exist in a closed loop। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एक्सिस्ट इन अ क्लोज लूप। उनका मतलब यह है कि अगर एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे लूप में नहीं एक्सिस्ट करेगा, ऐसे लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं एक्सिस्ट करेगा। और चौथा जो प्रॉपर्टी है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा सरफेस ऑफ चार्ज की परपेंडिकुलर होगा। अगर एक सरफेस है चार्ज की तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा इस सरफेस की परपेंडिकुलर में होगा। अगर एक सरफेस है चार्ज की तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस सरफेस की परपेंडिकुलर होगा। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है कि ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
magnitude of charge is directly proportional to the number of lines. मानो कि दो चार्जेस है A और B, दो पॉइंट्स है A और B, और ये जो A की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो थोड़ा ज्यादा है और B का जो है वो थोड़ा कम है। इनका मतलब ये है कि इधर जो चार्ज का जो इंटेंसिटी है वो B में A से ज्यादा होगा, कंपैरेटिवली B से ज्यादा चार्ज का जो इंटेंसिटी है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो A में ज्यादा होगा। इनका जो मतलब है वो है। सिक्स्थ जो पॉइंट है, फॉर अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टू जेनरेट और terminate at infinity, only single charge must be used. वो हमने पहले प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था कि फॉर अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को इंफिनिटी में जनरेट करना है या फिर इंफिनिटी में टर्मिनेट करना है, उनके लिए सिर्फ एक चार्ज ही यूज करना होगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से जनरेट करेगा और नेगेटिव में टर्मिनेट करेगा, लेकिन अगर सिर्फ पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से जनरेट होगा और इंफिनिटी में जाके टर्मिनेट होगा। तो बच्चों यही है 6 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये आपको लिखना है तो लिख लीजिए, अगर लेटर स्मॉल है तो आपको जूम भी कर सकता है स्क्रीन को और आप जो है ये लिख सकता है। तो बच्चों ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो टैंजेंट है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन देती है। इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्सेस भी माना जाता है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो टैंजेंट है वो आपको फील्ड ऑफ फोर्सेस देती है, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्सेस देती है, इसीलिए हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्सेस भी माना जाता है। बेसिकली मानना इतना है कि हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एनर्जी कैरी करता है। हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एनर्जी कैरी करता है। तो मानो कि ये जो सरफेस है इनके थ्रू, इनको क्रॉस करके 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है बाहर। ये जो सरफेस है इनको क्रॉस करके 100 इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, 100 इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है। तो अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है और हर एक इलेक्ट्रिक लाइन में एनर्जी है, तो इतना एनर्जी इस सरफेस से बाहर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस सरफेस के ऊपर से बाहर एनर्जी जा रहा है, ठीक है? तो उस एनर्जी से इस सरफेस को कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा ही होगा, राइट? क्या इफेक्ट होगा और कौन सी इफेक्ट होगा ये अलग बात है। बात यह है कि इस सरफेस से कितना लाइंस बाहर आया और उसका एनर्जी कितना है। तो ये जानना जरूरी है कि एक सरफेस के ऊपर से कितना लाइंस, एक सरफेस को क्रॉस करके कितना लाइंस बाहर आ रहा है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें ये समझाए कि इस सरफेस के ऊपर से कितनी एनर्जी क्रॉस कर रहा है, ठीक है? तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए
इन्वेंट किए हुए टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस करने से पहले हम एक और टॉपिक पे चर्चा करते हैं, वो है एरिया। एरिया जो है एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है। एरिया स्केलर होते हैं या वेक्टर। बहुत की गलतफहमी है कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो एक सरफेस की एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, हम डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। कंसिडर अ रिंग ऑफ रेडियस r। कंसिडर अ रिंग ऑफ रेडियस r। इनका जो एरिया वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। अगर एरिया सरफेस जो है वो इस तरह का ओपन सरफेस है, लाइक दिस रिंग स्क्वायर, ये सब एक ओपन सरफेस है। अगर सरफेस ओपन हो तो इनका एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, वो सरफेस की परपेंडिकुलर होगा। यानी इस सरफेस के लिए ये डायरेक्शन या फिर ये डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सिर्फ मुद्दा ये है कि अगर एरिया जो है वो ओपन सरफेस का है तो उनका एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो अगर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, इनका जो एरिया है वो होगा प्लस और माइनस पाई आर स्क्वायर जे क्या, क्योंकि इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन y है, सो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो होगा प्लस और माइनस पाई आर स्क्वायर जे क्या। तो बच्चों हम एरिया के हिसाब से सरफेस एरिया को दो नंबर में डिस्टिंग्विश करते हैं। एक जो है वो है ओपन सरफेस, एक जो है वो है क्लोज्ड सरफेस। ओपन सरफेस में आते हैं स्क्वायर, रिंग, डिस्क एक्सेट्रा। क्लोज्ड सरफेस में आते हैं स्फीयर, क्यूब एक्सेट्रा। अगर सरफेस ओपन हो तो हमने बोला कि अगर सरफेस ओपन हो तो इनका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। अगर सरफेस क्लोज्ड हो, मानो कि एक क्यूब हो, तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। ये चार डायरेक्शन शो किया है, 6 होगा। ये सरफेस का भी होगा और उस सरफेस का भी होगा। अगर स्फीयर को भी देखो आप, स्फीयर होगा तो भी आउटवर्ड नॉर्मल ही होगा। ठीक है, तो अगर सरफेस ओपन होगा तो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अगर सरफेस क्लोज्ड होगा तो एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड नॉर्मल। और जब एरिया वेक्टर को आप एक डायरेक्शन को आप अगर पॉजिटिव मानते हो तो आप इस एरिया वेक्टर जो है इसका ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। अगर आप ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना है तो आपको पूरी प्रॉब्लम में आपको इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। ये नहीं कि बीचों बीच आप पॉजिटिव इसको माना, नहीं होगा। क्योंकि अगर इस सरफेस मानो कि 50 लाइन क्रॉस कर रहा है तो हम उसको पॉजिटिव माना, और लाइंस अंदर से बाहर भी जा रहा है और बाहर से अंदर भी आ रहा है। अगर आप अंदर से बाहर जाने वाला को पॉजिटिव माना
तो आप बीचों बीच बाहर से अंदर आने वाले को नेगेटिव नहीं मान सकते। तो आपको क्या करना है, प्रॉब्लम से पहले आपको एक एक्सिस को पॉजिटिव माना है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव माना है, और पूरी प्रॉब्लम में आपको उसमें स्टिक ऑन करना है, पूरी प्रॉब्लम में आपको उसमें स्टिक ऑन करना है। ठीक है, तो हम ओके, आपको स्क्वायर का जो वेक्टर फॉर्म है वो लिखना आता है। ये जो है वो स्क्वायर है, ये स्क्वायर का एरिया इन वेक्टर फॉर्म आपको लिखना आता है। मानो कि ये स्क्वायर का एक साइड ए है, तो इनका जो वेक्टर फॉर्म एरिया इन वेक्टर टर्म्स होगा ए बी क्रॉस बी डी। तो इनका जो बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ए बी क्रॉस बी डी होगा ए बी बी डी साइन थीटा, साइन 91, तो वो होगा ए बी बी डी, उसका मतलब है ए स्क्वायर। ऐसा लिखा जाता है एरिया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हम एरिया को दो तरह में बटा है, एक है ओपन सरफेस और एक है क्लोज सरफेस। अगर ओपन सरफेस है यानी कि स्क्वायर हो या रिंग हो या डिस्क हो, एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। वो पॉजिटिव साइड से भी हो सकते हैं, नेगेटिव साइड में भी हो सकता है। आपको एक जो है, एक डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव मानना है और फिर पूरे प्रॉब्लम उसी डायरेक्शन में स्टिक ऑन करना है। ठीक है, और दूसरा जो सरफेस है वो है क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस में स्फीयर, क्यूब एक्सेट्रा आते हैं, और इनका जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा आउटवर्ड नॉर्मल। तो बच्चों हम जरा एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। मानो कि ये एक स्क्वायर है और ये एंगल है 37 डिग्री। ये है स्क्वायर ऑफ साइड 5 मीटर। तो अगर ये स्क्वायर ऑफ साइड 5 मीटर है और ये एंगल जो है वो 37 डिग्री है, तो आपको क्या करना है, आपको एरिया वेक्टर ढूंढना है। ठीक है, आपको एरिया वेक्टर ढूंढना है। तो हमें पता है कि जो एरिया वेक्टर जो है वो है ए बी क्रॉस BC, ए बी क्रॉस BC। तो आपको पहले ए बी का कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है। ए बी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ए बी का कोऑर्डिनेट्स होगा 0,5, और BC का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 4,0,3, यानी कि ये होगा x डायरेक्शन की और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5 cos 37, और ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट 5 sin 37। ठीक है, तो AB होगा
4i क्रॉस 5j होगा 20k कैप और ये होगा k क्रॉस j माइनस आई तो होगा 15i कैप। तो ये है एरिया वेक्टर। बस सिर्फ इतना है एरिया वेक्टर। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, बस फिजिक्स के लिए जरूरत है इसीलिए आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो बच्चों हम आते हैं अपने मेन टॉपिक में, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिनोट करते हैं फाई से, वो डिनोट करते हैं फाई से। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है ये हमने पहले भी बता चुका है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो है कि काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस passing through an area। और आइडिया अबाउट और इलेक्ट्रिक फ्लक्स gives an idea about the energy passing through an area। बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो है काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव्स एन आइडिया अबाउट द एनर्जी पासिंग थ्रू एन एरिया। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो इक्वेशन है वो है यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है तो क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। ये पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्शन नहीं होता, वो तो मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है, पर क्वांटिटीज तो स्केलर ही होता है। तो बच्चों ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एक क्या बोलते हैं, एक डेफिनेशन है। आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो हम एक दो केस भी डिस्कस करते हैं। इक्वेशन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू सिर्फ ई डॉट ए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो फाई होगा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए विल बी इक्वल टू फाई इक्वल टू ई डॉट ए। सो बेसिकली फाई जो है वो आपको एक एरिया के थ्रू पास करने वाले एनर्जी की आइडिया देते हैं, राइट। अब मानो कि एक एरिया है, अब मानो कि एक एरिया है
और ये एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इनका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, यानी कि ऐसा होगा। अगर मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर से अंदर आ रहा है, तो उसका भी डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, राइट। तो हम ऐसे मार्क करते हैं, लेकिन अक्सर में इस सरफेस का जो है वो इस तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। पर मानो कि ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया वेक्टर है, दोनों की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल टू ईच अदर है। अगर डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर है तो थीटा क्या होगा? थीटा होगा 0 डिग्री। तो फ्लेक्स क्या होगा? फ्लेक्स विल बी मैक्सिमम। अगर थीटा 0 डिग्री है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या एरिया की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल टू ईच अदर है, तो फाई होगा मैक्सिमम। अब मानो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इस तरफ है और हमारा जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ है, यानी कि एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो थीटा होगा 90 डिग्री। थीटा होगा 90 डिग्री और परपेंडिकुलर जा रहा है, तो थीटा 90 डिग्री है, तो फाई क्या होगा? फाई होगा 0। थीटा 90 डिग्री आएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 0। तो ये है दो केसेस, पहला ये केस है, दूसरा ये केस है। ये भी आप लिख सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और उसके बाद आज की क्लास रैप कर सकते हैं। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास कर रहा है एक डिस्क के थ्रू ऐसे, और ए जो एंगल है वो है 37 डिग्री। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जा रहा है इसी डायरेक्शन में, और ये जो रिंग का रेडियस से बनाता जा रहा है 37 डिग्री का एंगल, 37 डिग्री का एंगल। तो क्वेश्चन ये है कि इनका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो है ई और ये का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर E हमें दिया है E0 और A हमें दिया है पाई आर स्क्वायर, तो कॉस ये एंगल होगा ये एरिया वेक्टर और E0 के बीच, यानी कि 53 डिग्री। कॉस 53 डिग्री होगा 3/5। तो 3/5 पाई आर स्क्वायर E0। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स अराउंड दिस सरफेस। ये एंगल का जो हिस्सा है वो आपको गलत नहीं करने का है, एरिया वेक्टर की तरफ होने वाली एंगल देखने चाहिए आपको, रेडियस की नहीं। तो ये जो रेडियस की तरफ की एंगल है 37 डिग्री और एरिया वेक्टर की तरफ की एंगल होगा 90 - 37 विच इज 53 डिग्री। तो आपका आंसर आएगा 5 = 3/5 पाई आर स्क्वायर E0। तो बच्चों हम देखते हैं एक और प्रॉब्लम।
मानो कि एक सरफेस है और उनका जो रेडियस है वो है r, ठीक है, और इनकी r से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है E0 37 डिग्री, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये करना है कि यहाँ का फाई क्या होगा। देखो बच्चों, यहाँ जो एरिया वेक्टर है वो आएगा इस तरफ, एरिया वेक्टर जो है वो आएगा इस तरफ, और यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सोचिए। यहाँ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 0। कैसे? जैसे कि एरिया वेक्टर और जो E0 का बीच का एंगल है वो यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जा रहा है प्लानर, 3 डायमेंशनल नहीं। पिछले वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रश हो रहा था सरफेस की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रश हो रहा था और वो 3 डायमेंशनल में हो रहा था। मानो कि यहाँ हो रहा है प्लानर की डायरेक्शन में, प्लानर डायरेक्शन में हो रहा है, तो सोच लो कि यहाँ का जो फ्लक्स है वो क्या होगा। यहाँ का फ्लक्स 0 होगा। कैसे? क्योंकि A और E का बीच का जो एंगल है वो इधर 90 डिग्री आ रहा है, तो फिर फ्लक्स भी क्या होगा 0 सिंस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर एरिया वेक्टर प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये जो एक स्क्वायर है, ये जो एक स्क्वायर है, साइड 2√2 मीटर, स्क्वायर ऑफ साइड 2√2 मीटर। अगर यहां से जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 4I प्लस 3J माइनस 2K न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो है 4I प्लस 3J माइनस 2K न्यूटन पर कूलम। यहाँ का फ्लक्स क्या होगा? ये पिछले जैसा ही प्रॉब्लम है, बस आपको इसका एरिया वेक्टर ढूंढना है और फिर आपको E डॉट ए फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं यहाँ का एरिया वेक्टर जो है वो क्या होगा। और यहाँ का एंगल जो है वो है 45 डिग्री, 45 डिग्री। ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा ए बी का होगा 0,2 और डी का होगा एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 2√2 cos 45, 2√2 cos 45 is 2, और y कोऑर्डिनेट होगा 0 और z कोऑर्डिनेट जो है वर्टिकल कंपोनेंट होगा 2√2 sin 45 which is also √2 कैंसिल 2। तो यहाँ AB क्रॉस BD में आएगा 2√2 J कैप क्रॉस 2I कैप प्लस 2K कैप which is 4√2 cross G, and cross G is K कैप
माइनस 4√2 आई कैप। तो आपको क्या करना है, आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, और डॉट प्रोडक्ट होगा सॉरी गाइस, वो ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। ये है आपका फ्लक्स। सिर्फ इतना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वेक्टर फॉर्म दिया था, एरिया वेक्टर हमने पिछले प्रॉब्लम की तरह ढूंढ लिया, और फिर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट किया तो हमें मिला फ्लक्स। इतना है, सिर्फ इतना है। तो हम एक 3 डायमेंशनल सवाल भी करते हैं। ये है एक क्यूब, और इस क्यूब की थ्रू पास हो रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड E0 I कैप, ठीक है, E0 I कैप। अगर ये क्यूब का साइड ये है, अगर एक क्यूब का साइड ए है, तो ये फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब। इनमें से क्या होगा राइट आंसर, देख लो। सिर्फ इतना है, एक क्यूब है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यूब के अंदर से जा रहा है उसका जो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है E0 I कैप, E0 I कैप, यानी कि x डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यूब को पास करके जा रहा है। अगर इस क्यूब को पास करके जा रहा है तो इस क्यूब का अंदर का नेट फ्लक्स क्या होगा, 6E0 A स्क्वायर, 4E0 A स्क्वायर, 2E0 A स्क्वायर, या फिर 0। सिर्फ इतना है बच्चों, ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, x डायरेक्शन में जा रहा है। मानो कि ये y है और ये x है, ठीक है। अगर इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है
तो ये जो सरफेस का एरिया वेक्टर होगा इसकी परपेंडिकुलर, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा इसकी परपेंडिकुलर, और इस सरफेस का भी इसका परपेंडिकुलर होगा, और इस बैक वाली सरफेस का भी परपेंडिकुलर होगा। सो चार सरफेस का होगा 0, 4 साइड्स का नेट फ्लेक्स होगा 0। ठीक है, लेकिन यहाँ का जो है, यहाँ का जो सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लेक्स है वो इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फ्लेक्स नहीं, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर होगा इसी डायरेक्शन में। तो अगर एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, अगर एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, तो इस साइड का जो है, इस साइड का फ्लेक्स होगा माइनस E0 E स्क्वायर। क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और इस साइड में क्या होगा, इस साइड में होगा E0 A स्क्वायर, E0 A स्क्वायर। तो नेट फ्लेक्स क्या मिला, माइनस E0 A स्क्वायर प्लस E0 A स्क्वायर, यानी कि 0। ऑप्शन 4 सही जवाब है, क्योंकि बात सिर्फ इतना है, ये चार डायरेक्शन में आपको क्या आएगा, इस डायरेक्शन और ये दो डायरेक्शन में, ये दो डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर में ऐसा आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर में आपको फ्लेक्स है वो 0 मिलेगा, और जो दूसरी साइड है वो दूसरी साइड की भी आपको नेट फ्लेक्स 0 मिलेगा, क्योंकि इस सरफेस में माइनस E0 A स्क्वायर है और उस सरफेस में E0 A स्क्वायर है, सो उसका नेट फ्लेक्स होगा 0। ठीक है बच्चों, हम एक और सवाल करते हैं। कंसीडर करो कि ये एक्स एक्सिस है और इधर एक चार्ज है प्लस q एट ए डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क। ये है वो है डिस्क जिनका रेडियस है r। इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा। अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फ्लक्स भी जरूर होगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो बच्चों मानो कि इसी रिंग के अंदर आप x डिस्टेंस में एक छोटा सा रिंग कंसीडर करो, dx में भी ये रिंग का एरिया होगा dA और वो होगा 2 पाई x dx, राइट, 2 पाई x dx। और हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कंसीडर करो वो है E, ठीक है। और ये एंगल जो है वो आप थीटा मान लो, ये एंगल जो है आप थीटा मान लो, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज q की वजह से है, तो क्या होगा q k बाय में ये मिलना है, राइट। तो ये है a और ये जो हाइट है ये x, ठीक है, ये x है
और ये a है, तो ये क्या होगा, ये होगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्यू के बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्यू के बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको कॉस थीटा चाहिए, क्योंकि क्या डी फाई क्या होगा, डी फाई होगा इंटीग्रल ऑफ डी फाई होगा ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। तो हमें ई मिल गया, डी ए मिल गया, अभी क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। क्या कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। बी क्या है इधर, बी ए है, और एच क्या है, एच है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी फाई इज इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 पाई एक्स डी एक्स a बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि के क्यू इंटू ए बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स। फाई क्या होगा, फाई होगा इंटीग्रल 0 to r, इंटीग्रल 0 to r के क्यू बाई के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब हम क्या करते हैं, अब हम k की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन डालते हैं, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम t मानते हैं, और x dx को हम dt मानते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई 2 पाई 1/2 एप्सिलॉन अगर x 0 होगा तो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू t स्क्वायर। सॉरी बच्चों, हम फिर से करते हैं। तो इधर टी डी टी आएगा बच्चों, एक्स डी एक्स के लिए टी डी टी आएगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और टी क्यूब आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए हम टी स्क्वायर डालते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू 3/2 के लिए टी क्यूब आएगा।
तो इधर से क्यूब और 80 जाएगा और आएगा 0 to r में क्या आएगा, अगर x स्क्वायर 0 है तो t स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और फिर t इक्वल टू a, और r की जगह पे आएगा रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अगर x इक्वल टू r है तो रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रल जो है dt बाई टी 1/t स्क्वायर का जो इंटीग्रल आएगा -1/t, तो qa/2 एप्सिलॉन 0 -1/t a2 रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि qa/2 एप्सिलॉन 0 1/a minus 1/root of r square plus a square. I'm going to rub this out. a को हम अंदर लेते हैं तो आएगा 1 माइनस a/√r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आएगा आपका फ्लेक्स। ठीक है बच्चों, हमने फ्लेक्स का जो है 6 प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस किया है। तो आपको क्या करना है, आपको ये 6 प्रॉब्लम का भी आपको प्रैक्टिस करना होगा और नोट्स आपको लेक्चर नोट्स भी लिखना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।